हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं क्लास 12th के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि बिजनेस स्टडीज के लिए, और ये चैप्टर हमारा ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को स्टूडेंट्स पता ही होगा बच्चा, मैंने आप लोगों को 2 पार्ट ऑलरेडी करा दिए हैं। आज हम 3rd पार्ट करने जा रहे हैं, और जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आज जो मैं कराऊंगी, अच्छे से नोट्स बनाना, कॉपी में प्रिपेयर करना, समझने की कोशिश करना एंड देन लर्न करना। और हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ भी। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब बेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह से होता है, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। अब फंक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फंक्शन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन दी फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और डिविजनल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट में डील करें, याद करना, जब सपोज करो एक ही पेन बन रहा है, फंक्शन स्ट्रक्चर। अब पेन भी बन रहा है, पेंसिल भी बन रही है, स्केल भी बन रहा है, रबर भी बन रही है, तो वो होता है डिवीजन स्ट्रक्चर। डिवीजन स्ट्रक्चर, डिवीजन कर दिए गए, अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए गए। फंक्शन स्ट्रक्चर फंक्शंस पे डिपेंड होगा। डिवीजन स्ट्रक्चर अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग डिविजन्स होंगे। चलिए अब डिटेल में पढ़ाती हूँ आपको है क्या चीज ये। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम दैट डिफाइंस द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म्ड। इसके अंदर मैनेजरियल वर्क ऑफ अ मैनेजर और नॉन मैनेजरियल यानी वर्क जो मैनेजर का काम नहीं है, दोनों ही टास्क परफॉर्म होते हैं एंटरप्राइज में। इन केस ऑफ वन मैन शो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट नीडेड। अगर एक ही इंसान का काम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस जब ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एंड इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल पर्सन। जब सिंगल पर्सन के कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बेटा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, अब आप ये देखिए। It refers to the number of employees that can be effectively managed by a manager. Span of time का मतलब मैनेजमेंट का मतलब बता रही हूँ। ये क्या होता है, It refers to the number of employees that can be effectively, कौन मैनेज कर रहा है उनको, मैनेजर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है जिनको कौन इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, मैनेजर। चलिए अब पढ़ते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चा। Under functional structure, division of activities of the whole enterprises is according to the activities to be performed in it. अब क्या चीज होता है, फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हम एक्टिविटीज को डिवाइड कर देते हैं पूरी होल एंटरप्राइजेस की, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड इन इट। जितनी एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म्ड करनी होगी। अब ध्यान से सुनना, ईच डिपार्टमेंट मे हैव इट्स ओन हेड। जितना भी डिपार्टमेंट होगा, हर एक डिपार्टमेंट में उसका एक अलग हेड होगा, टीम ऑफ सबऑर्डिनेट होगी, हु विल फोकस ओनली ऑन वन डिपार्टमेंट। सिर्फ किस पे फोकस करेंगे बच्चा, याद रखना, एक ही डिपार्टमेंट पे। एक्टिविटीज ऑन कंटिन्यूस बेसिस, जो उस डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज हो रही होगी कंटिन्यूस बेसिस पे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन। जब एक ही काम को रिपीट करते रहोगे तो स्पेशलाइज हो जाओगे। अगर एक ही पेन बन रहा है और आप इसी के प्रोसीजर को बार बार करते रहोगे तो स्पेशलिस्ट हो जाओगे इस पेन को बनाने में। अब एम्प्लॉइज वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट विल बी आंसरेबल टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल हेड। अब एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज वर्क कर रहे होंगे वो आंसरेबल होंगे कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा डिपार्टमेंटल हेड ने तो वो आंसरेबल अपने डिपार्टमेंटल हेड को ही होंगे। अब देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर जो किस पे बेस्ड हो, मैंने आपको बात बताई थी, जो किस पे, जिसके जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड हो फंक्शन पे। अब फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यहाँ पे एमडी है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो फाइनेंस वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेगा, पर्सनल या पर्सनल स्टाफ में काम करेगा, परचेज वाला परचेज में, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में, और मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में। बच्चा आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, तो ये किस चीज पे बेस्ड है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट है और एक ही डिपार्टमेंट के अंदर उसका हेड होगा, और जो वर्कर उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे वो क्या चीज करेंगे, वो उन्हीं को आंसरेबल होंगे। अगर ये पेन बन रहा है तो इसका एक डिपार्टमेंट होगा और उसके वेरियस फंक्शन होंगे इस पेन को बनाने के, जैसे फाइनेंस, इससे पर्सनल या पर्सनल स्टाफ, परचेज। ठीक है, इस पेन को बनाने के लिए परचेज करेंगे हम रॉ मटेरियल, इसकी इंक, ये सब। प्रोडक्शन, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। मार्केटिंग, अलग अलग फंक्शन है लेकिन प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। याद रखिए, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रोडक्ट एक ही बन रहा है जो बेस्ड है डिफरेंट फंक्शंस पे। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट एक ही है, ठीक है, ये सब पेन ही बना रहे हैं लेकिन अलग अलग क्या है, फंक्शंस है।
फाइनेंस वाला फाइनेंस में काम करेगा, परचेज वाला परचेज में, स्टाफ वाला स्टाफ में, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में और मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में। और जो वर्कर्स इनके अंडर पेन बनाने में एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे वो आंसरेबल अपने ही डिपार्टमेंटल हेड को होंगे। चलिए अब है फंक्शन स्ट्रक्चर सूटेबिलिटी, वेयर द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, वेयर देर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड, जो एक ही प्रोडक्ट होगा जिसको जो बेचना होगा, जो मैंने आपको बताया एक ही प्रोडक्ट है। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, सिर्फ पेन ही बना रहे हैं, बार बार यही प्रोसीजर करते रहेंगे तो पेन बनाने में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट। एडवांटेज, अब देखिए ऑक्यूपेशनल और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सेम जॉब विद इन अ डिपार्टमेंट रेगुलरली। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर एक एम्प्लॉय बार बार एक ही टास्क रेगुलरली क्या करेगा, सेम जॉब बार बार रिपीट करेगा, परफॉर्म करेगा। दस दिस इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी एंड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। जैसे यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, अब आप क्या कर रहे हो, एक चैप्टर रहेगा जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, इसे बार बार पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। आपने पहले पढ़ाई करी, पहले इसको रीड करा, फिर अच्छे से क्या चीज करा, समझने की कोशिश करी, फिर इसको लिख करके लर्न करा, फिर इसको रिवाइज करा बच्चा, फिर इसका टेस्ट दे दिया, फिर इसका प्री बोर्ड भी। अब बोर्ड में जाते जाते तो आपके फुल मार्क्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर। क्यों, क्योंकि आपने एक ही चीज को बार बार रिपीट करा। ऐसे ही सेम एक ही टास्क को बार बार रिपीट करते रहोगे तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। समझ गए बच्चा, ठीक है। चलिए अब है आगे आपका इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सिंस ऑल द पीपल वर्किंग इन द डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव जॉब। अब हर एक बंदा जो काम कर रहा है, हर एक पीपल जो काम कर रहा है, हर एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है डिपार्टमेंट में, तो वो स्पेशलिस्ट है अपनी जॉब में, तो इट बिकम वेरी इजी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। तो बहुत ईजी हो जाता है एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में और कोऑर्डिनेट करने में। अब इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन, अब इसके अंदर जितने भी फंक्शन है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ठीक है, पर्सनल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो इसके अंदर क्या चीज हो जाएगा, इक्वल वेटेज दिया जाएगा हर एक फंक्शन को, ठीक है। तो इट एंश्योर्स दैट इक्वल इंपॉर्टेंस, वेटेज का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, दैट इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ऑल द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है हर एक फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। अब है आपका थर्ड, अवॉइड्स डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन होता है एक वर्क दोबारा रिपीट नहीं होगा, सिंस वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर प्री एलोकेटेड, प्री का मतलब पहले, पहले ही बता दिया जाएगा क्या काम करना है, हर एक पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, एक काम दोबारा दोबारा रिपीट ही नहीं होने का, तो डज नॉट टेक प्लेस। ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली, ये ठीक है बच्चा, ह्यूमन एफर्ट्स और रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, मशीनरी होगी, सब क्या चीज होगा, इफेक्टिवली एंड हेंस सेव कॉस्ट, इससे आपके कॉस्ट भी बचेगी। अब है आपका फंक्शन स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज के अंदर क्या होगा, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कैसे, अंडर फंक्शन स्ट्रक्चर ईच डिपार्टमेंट वर्क्स एज इट स्वीट विल, ठीक है, वो अपने डिपार्टमेंट में ध्यान देगा क्योंकि हर एक फंक्शन का अलग डिपार्टमेंट होगा, तो दे गिव मोर एम्फेसिस ऑन अचीविंग डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। देखिए बच्चा, जैसे मार्केटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, सेल्स वाले सेल्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट वो वर्क करेगा अपनी खुद के डिपार्टमेंट के लिए, तो दे गिव मोर एम्फेसिस और अचीविंग डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव रेदर देन ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सफर, इससे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं सफर करेगा, ठीक है, समझ गए ये वाला पॉइंट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहीं सफर करेगा, जब सारे लोग अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचने लग गए तो इससे क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट जब इकट्ठा होकर काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। अब हर एक डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचने लगेगा तो ये तो डिसएडवांटेज हो जाएगी ना, ठीक है। अब लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी, कैसे, पीपल विद सेम स्किल्स एंड नॉलेज इन द सेम डिपार्टमेंट may develop narrow perspective and find difficult to appreciate other viewpoint। जब हर एक पर्सन एक्सपर्ट हो जाएगा अपने डिपार्टमेंट में काम करते करते, रिपीट करते करते, तो उनका नैरो पर्सपेक्टिव हो जाएगा। क्यों, ये फाइंड करेंगे, ये पता क्या होगा बच्चा, ये इनको डिफिकल्टी होगी क्या, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने में, अप्रिशिएट अदर पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक दूसरे को अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, सारे ही क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट। जब एक डिपार्टमेंट में हर लोग रोज रोज एक ही काम को रिपीट करते रहेंगे तो इससे नैरो पर्सपेक्टिव आ जाएगा, एक दूसरे के काम को या एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को ये क्या चीज करेंगे, ये सोचेंगे न्यूज बारे में, तो इससे क्या हो जाएगा, लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं, ठीक है। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू हम ज्यादा से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो हम उसको नहीं ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाएंगे, रादर देन उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो उस चीज को बोलते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
ये है आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैनेजर में ट्राई टू बिल्ड देयर ओन फंक्शनल लीडिंग टू कंफ्लिक्ट। देखिए अब क्या चीज है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैनेजर क्या ट्राई टू बिल्ड करेगा, अपना अलग ही फंक्शंस, जिससे क्या हो जाएगा, लड़ाई हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट व्हेन दे डिमांड फॉर मैक्सिमम रिसोर्सेज और देयर डिपार्टमेंट टू सेटिस्फाई देयर ईगो। अब ध्यान से सुनिए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैनेजर में ट्राई टू बिल्ड देयर ओन फंक्शनल एम्पायर्स लीडिंग टू कंफ्लिक्ट। मैनेजर क्या चीज कर रहा है, वो ट्राई टू बिल्ड कर रहा है अपना एक अलग ही एम्पायर, जिससे क्या हो सकता है, कंफ्लिक्ट हो सकता है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट्स व्हेन दे डिमांड फॉर मैक्सिमम रिसोर्सेज, जब वो डिमांड करेंगे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज के लिए, ठीक है बेटा, और देयर डिपार्टमेंट टू सेटिस्फाई देयर ईगो, या तो वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मांगेंगे या अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए वो अपना अलग ही एम्पायर बनाने के लिए, जिससे क्या होता है, कंफ्लिक्ट हो सकते हैं अमंग द वेरियस मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब डिफिकल्टी इन फिक्सेस अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, आंसरेबल। अब क्यों डिफिकल्टी होती है इसमें, देखो, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्या चीज करने के लिए, आंसरेबल फॉर एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बात बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को आंसरेबल करने में बहुत प्रॉब्लम और इशू क्रिएट हो जाते हैं, दे में अराइज। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनी फेल्स टू अचीव देयर टारगेट, ईच डिपार्टमेंट मे बी ब्लेम अदर डिपार्टमेंट फॉर फेलियर। जैसे मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन को कह देगा, प्रोडक्शन वाला सेल्स को कह देगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बच्चा। अब केस स्टडी देख लीजिए, केस स्टडी क्या है। क्वेश्चन, रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन इज अ कॉफी हाउस चेन ऑपरेटिंग इन अ 7 स्टेट्स। चेन ऑपरेट कर रही है 7 स्टेट में, ठीक है बच्चा। चेन क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है 7 स्टेट्स में ऑफ इंडिया। थ्रू इट्स इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट हैज ग्रोथ डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम कॉम्पिटिटर। अब क्या चीज हो रही है, थ्रू इट्स इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसने चूज करा, इट हैज ग्रोथ डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम कॉम्पिटिटर, से भी प्रेशर आ रहा है इन दी नेशनल मार्केट, ठीक है। अब दी कंपनी हैज अ परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कंपनी के पास डिपार्टमेंट कौन कौन से है, परचेज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। इतने सारे डिपार्टमेंट है बच्चा, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर हैज फैसिलिटेट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है बेटा, कम कॉस्ट में, एज एम्प्लॉयज बिकेम स्पेशलिस्ट विद इन देयर ओन realm of expertise. They could be imparted specialized training as the focus was on limited range of skills. Identify the organization structure of roasted coffee. अब सबसे पहले आपको क्या चीज करने हैं, उन्होंने स्ट्रक्चर पूछ लिया और मैंने बता दिया ऑर्गेनाइजेशन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। पहले तो आपसे ये याद रखना, क्वेश्चन रीड करना सबसे पहले, ये एग्जाम में आएगा। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूछ लिया तो मैंने बताया एक फंक्शन होता है, एक डिविजनल। तो सबसे पहले देखना भाई कितने प्रोडक्ट में डील कर रहा है। अब वो सिर्फ क्या किस में डील कर रहा है, कॉफी हाउस यानी कॉफी में डील कर रहा है, फंक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक ही क्या चीज है, प्रोडक्ट बन रहा है, अलग अलग फंक्शंस होंगे। जैसे फंक्शंस कौन कौन से दिख रहे हैं, परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो गया, ब्रांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो सीधा सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने कहा है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन स्ट्रक्चर है, ऑल्सो स्टेट द 3 एडवांटेज। अब एडवांटेज भी बता देंगे हम, सबसे पहले बता देंगे फंक्शन स्ट्रक्चर इज बीइंग फॉलोड बाय रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन। द 3 एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर अदर देन डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ इज दैट ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। देखो अब क्या चीज है, ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन द टास्क। अब कॉम्पिटिटर के भी सिमिलर टास्क आएंगे, तो बीइंग परफॉर्म्ड वही परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल क्या कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं विद इन डिपार्टमेंट। और एक चीज और बात बताना चाह रही हूँ, देखिए बच्चा, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है वो भी कॉफी बना रहा है, आप भी कॉफी बना रहे हैं, तो क्या चीज है, डील तो कॉफी में कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट में बार बार सिमिलर वर्क ही तो कर रहा है, सिमिलर टास्क ही तो हो रहा है, तो इजीली आप उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, इट रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिट विद द इंप्रूवमेंट इन मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जब वर्क ऑफ अ मैनेजर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी वर्कर्स की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता और अच्छी होगी, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, जिससे क्या होगा, डुप्लीकेशन, एक काम बार बार रिपीट नहीं होगा। आप पहले ही बता दोगे कौन से डिपार्टमेंट में किस वर्कर को काम करना है, उसका अलग हेड होगा, उसका अलग आंसरेबल अपने हेड को ही होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, एक काम बार बार रिपीट नहीं होने का, एंड लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे क्या होगा, कम कॉस्ट में
और अच्छा काम होके आपके सामने मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव होगा और प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा से ज्यादा होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चा, अब नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना और जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और वीडियो को अच्छी तरीके से पहले समझना एंड देन फिर उसको लर्न करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।